नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय दीपक सर चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई है दोस्तों कंटिन्यूसली चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 कंडक्ट हो रही है, जो कि 2023 में हो रही है ना। और आई होप आप सभी उसका एनालिसिस देख ही रहे होंगे। हम भी उसका एनालिसिस आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। उसी कड़ी पर दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की दोस्तों 25 मार्च 2023 के हमारे पास शिफ्ट सभी फर्स्ट शिफ्ट का 25 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का हमारे पास संपूर्ण एनालिसिस है, यानी कि संपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। जो कि आई होप आपको ये वीडियो लेट प्राप्त हो, है ना, लेकिन आप इसको एनालिसिस को देखिएगा जरूर। फर्स्ट शिफ्ट का हम आज एनालिसिस देखने जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की 25 मार्च 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका हम एनालिसिस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो का एनालिसिस देख के काफ़ी मज़ा आएगा और आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है दोस्तों कि अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। और दोस्तों जो लोग भी चैनल पर नए हैं, यानी कि चैनल पर पहली बार आपने विजिट की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपका और हमारा कम्युनिकेशन तुरंत हो सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा और आप तुरंत वीडियो को देखेंगे और जल्दी आप हमारे संपर्क में, जानकारी के संपर्क में हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से देर ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम एनालिसिस में पटवारी में क्या पूछा था। ठीक है दोस्तों, आप इस एग्जाम एनालिसिस को देख के अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। और दोस्तों आपको निश्चित ही एनालिसिस देख के काफ़ी आनंद प्राप्त होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, संपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए जो स्टूडेंटों ने बताया वो आपके लिए कंडक्ट करके लेके आया हूँ और निश्चित ही आपको इसमें मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले में महाराष्ट्र के किनारे मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा पर स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्राचीन नदी पेंच के नाम पर रखा गया है, जो उद्यान से होकर बहती है। जो पेंच नदी है ना दोस्तों, वो इस उद्यान से होते हुए बहती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है दोस्तों, ये इसके एक्स्ट्रा हमने फैक्ट्स आपके लिए लेके आए हैं कि हो सके आने वाले एग्जामों में, आने वाले शिफ्टों में अगर आपके लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे तो आप इनको नोट करके जरूर रखेंगे। और जो मेमोराइज वाइज बहुत ही हैवी हैं वो उनको तो वैसे ही फैक्ट्स याद रहते हैं, तो आपको निश्चित ही ये फैक्ट्स याद रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लें हम, तो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। दोस्तों पूरे भारत में 4 जगह है और उस भारत में 4 जगह कुंभ का मेला आयोजित होता है। उसी कड़ी में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में, जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पे हर 12 वर्षों में दोस्तों कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। अभी रिसेंटली जो रिमेनिंग पहले जो कुंभ का मेला लगा था वो 2016 में लगा था, और अब दोस्तों जो कुंभ का मेला लगने वाला है वो 2028 में लगने वाला है। और रिसेंटली इसकी तैयारियां भी स्टार्ट हो गई। आप सभी ने देखा होगा कि महाकाल कॉरिडोर का भी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली अभी इसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलते हैं आगे की जानकारी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आगे की बात करें हम क्वेश्चनों की, तो पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो पुनासा जो है दोस्तों खंडवा जिले में स्थित है। आप सभी को पता है खंडवा जो है पुनासा, खंडवा में दोस्तों नर्मदा नदी में पुनासा नामक एक बांध बनाया गया है, इसीलिए पुनासा जो है वो गाँव का नाम है। और इसी जगह पे पुनासा नामक गाँव में एक डैम या बांध बनाया गया है, इसीलिए दोस्तों पुनासा जो है प्रसिद्ध है और ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा गाँव से 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित इंदिरा सागर परियोजना, जो आपको बांध की बात कर रहा था दोस्तों, वो इंदिरा सागर परियोजना को ही पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद कल्याण सिंह पद्म भूषण किस क्षेत्र में मिला। दोस्तों इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया। अगर जिसने भी 25 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिया है तो प्लीज़ वो हमें बताने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट पिन करके जरूर अपना आंसर प्रोवाइड करवाएं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 8827274020 वाले व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने क्वेश्चन लिख करके भेज सकता है। इसी के साथ दोस्तों सेल की स्थापना कब हुई। तो जो सेल है दोस्तों महारत्न कंपनियों में से एक है, तो ये 1954 में सेल, गेल, भेल कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थापना की गई थी। सेल जो होता है दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म, और इसका मुख्यालय की अगर हम लोग बात कर लें तो नई दिल्ली में है, भारत में। कहाँ पे दोस्तों? भारत में नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, किसका? सेल का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। आगे की क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी विधेयक को संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिया जाने के बाद इसे किस सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। अगर संसद में दोनों सदनों में कोई विधेयक पास हो जाता है दोस्तों, तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और वो कानून संविधान में बना दिया जाता है। ये दोस्तों हमारे देश की जो परंपरा है, देश की संसद का जो नियम है वो इस तरीके का है। पहले राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसको लोकसभा में जाता है, अगर लोकसभा में भी हस्ताक्षर हो जाते हैं, वो पारित हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के पास, दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है, इसके बाद ही कोई कानून देश में बनता है। ठीक है दोस्तों, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वो देश का कानून बन जाता है। किसी विधेयक को संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित किए जाने की इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें,
तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसील है वह 2022 हुआ? तो दोस्तों ये ओमान देश के बीच में हुआ है और भारत के और ओमान देश के बीच में हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन काफ़ी डीपली है मेरे हिसाब से, करंट का क्वेश्चन है जहाँ तक। तो आप प्लीज़ दोस्तों सभी से मेरा निवेदन है कि जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो करंट के क्वेश्चनों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ करके जाएंगे। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। बंदरगाह चरण और समुद्री नसीम अल नसैम 1993 में शुरू किया गया था। इसका आखिरी संस्करण की बात करें तो 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आई होंगी। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अगला जो क्वेश्चन था, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, बच्चे को पता होगा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य कौन से राज्य के बाद दूसरा बड़ा राज्य है? तो सबसे बड़ा राज्य की बात यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है और दूसरा बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश लगता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा घुमा के आप तक प्रस्तुत किया गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य कौन से राज्य के बाद दूसरे नंबर पर बड़ा भारतीय राज्य है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर आपने डीपली तरीके से पढ़ाई की है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपकी दोस्तों सिलेक्शन पे बाधा नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो कराटे एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी ना दोस्तों, वो 1979 यानी कि 1979 में की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में की गई थी। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों लीला जोशी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2020 में। कब दोस्तों? 2020 में। लीला जोशी रतलाम से हैं। लीला जोशी पैसे से चिकित्सक हैं और आदिवासी महिलाओं के बीच अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं लीला जोशी और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब दोस्तों? 2020 में डॉक्टर लीला जोशी को। ठीक है, चलते हैं आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, हटा महल किस शैली से बना हुआ? तो ये मराठा शैली का है हटा महल। हटा महल दोस्तों दमोह जिले की हटा तहसील में स्थित है और हटा के किले को रंग महल या दमोह के किले के नाम से भी जाना जाता है। हटा का जो किला है दोस्तों दमोह का एक प्राचीन किला भी माना जाता है और ये मराठा शैली का किला है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग वीडियो में नीचे लाइक वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दें। और अगर आप लोग नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी, अपने भाई बंधुओं से भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम बहुत ही स्पेशल मोटिवेशनल वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। और रिसेंटली दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी समझ सकते हैं कि इसको बनाने में कितना मेहनत लगती है, क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप तक पहुँचाने में कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, इसको टाइप करवा के आप तक पहुँचाया जाता है। तो सिर्फ आपका प्यार और मोटिवेशन ही हमें चाहिए दोस्तों, आपसे कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। प्लीज़ सभी लोग इसको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-07 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया? तो वो किया गया दोस्तों पेंच नेशनल पार्क को बेस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और टूरिज्म में भी नंबर 1 ये माना गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगली अगर हम लोग बात करें तो जो प्राचीन नदी पेंच के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती कौन सी? पेंच नदी है ना। और राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे लोकप्रिय वन्यजीव अभ्यारण्य में से एक है। कौन सा? पेंच। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य में सबसे लोकप्रिय अभ्यारण्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इसी की थोड़ी सी और मैं जानकारी आपको देना चाहूँ दोस्तों तो भारत सरकार ने पर्यटन के विभाग ने 1991 और 2001 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे अनुकूल पर्यटन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सम्मानित भी कर चुका है भारत सरकार। कौन दोस्तों? भारत सरकार इसको 1991 में और 2001 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे अनुकूल पर्यटन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी सम्मानित कर चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो जो शिशुपाल थे ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के चंदेरी में शासन किया था। कहाँ पे? चंदेरी। और चंदेरी किस जिले में आती है? आई थिंक मुझे पता है कि चंदेरी जो है अशोकनगर जिले में आती है या फिर छतरपुर में आती है। दोनों में से किस जिले में आती है आप मुझे कमेंट करके कमेंट में बताएंगे कि चंदेरी जो है वो कौन से जिले में आती है। ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं हम लोग कि शिशुपाल महाभारत काल में चंदेरी का राजा था। ठीक है, और दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुरूप महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा चंदेरी की स्थापना की गई थी। उन्हें चेदी नरेश के नाम से भी जाना जाता था। उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी थी। बौद्ध साहित्य में भी चंदेरी साम्राज्य का उल्लेख 16 महाजनपदों में से एक रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो अगला क्वेश्चन था, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो अधिनियम बनाया गया 1981, यानी कि वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 इसके लिए बनाया गया है और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए ये लागू होता है। दोस्तों जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण और राष्ट्र सम्मेलन के लिए निर्णय
को निष्पादित करने के लिए एक संसद में देशव्यापी वायु अधिनियम बनाया गया। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए 1987 में संशोधन किया गया था और तभी ये एक्ट हमारे देश में बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और ये पूछा गया कि डुमना एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है। जो दोस्तों डुमना एयरपोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। जबलपुर हवाई अड्डे को डुमना हवाई अड्डा भी कहा जाता है और इंदौर विमान क्षेत्र और भोपाल विमान क्षेत्र के बाद यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इस हवाई अड्डे का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर आगे की इंटरनेशनल की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ही देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा के रूप में दर्ज मानक करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, सांगरी ला वार्ता कितने साल बाद वापस आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये 2 साल बाद वापस आयोजित हुई थी। 19वीं सदी में सांगरी ला वार्ता 2 साल बाद सिंगापुर में 10 जून से 12 जून 2022 तक सिंगापुर में आयोजित की गई। कोविड-19 महामारी के कारण एशिया का प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन बंद कर दिया गया था, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही डीपली है और आप इसके बारे में ज़्यादा ना उलझे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे घुमाने वाले अक्सर दे दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो वो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में पारित किया था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने 29/8/2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। काय के लिए, भारत अधिनियम पारित करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों यह अधिनियम कंपनियों से संबंधित कानूनों को मजबूत और संशोधित करता है, इसका यह उद्देश्य है। अब हम लोग सीधा डायरेक्ट साइंस के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और 25 मार्च 2023 को जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, हम उनके यहाँ पे मोटे तौर पे दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे और मैं खुद आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट टाइम को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए। एक टोर कितने पास्कल कल के बराबर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा था, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर में कौन सी परत बनाई जाती है। ठीक है, मेथेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन था, जैसे कि हमें स्टूडेंट ने बताया। जीनोटाइप किसे कहते हैं। कोशिका से संबंधित प्रश्न था। दूरी का एसआई मात्रक पूछा था। बल का एसआई मात्रक पूछा था। और खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है, एक क्वेश्चन था। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन साइंस से पूछा गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डायरेक्ट कंप्यूटर की बात कर लेंगे। जो हमें प्राप्त हुए क्वेश्चन वही हम आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा पैड कुछ भी और फालतू के क्वेश्चन आपके सामने लाके दोस्तों आपको मेंटली डिस्टर्ब करना हमारा काम नहीं है, ना ही हम आपको दोस्तों एक्स्ट्रा फालतू की जानकारी देना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट है काम की है वो शॉर्ट तरीके से आपको हम देना चाहते हैं। तो हम इसी के साथ दोस्तों फटाफट से कंप्यूटर के क्वेश्चन जान लेते हैं क्या थे, और इसी के बाद दोस्तों हम वीडियो को कर रहे हैं एंड। और इसके अलावा जो भी शिफ्टों के आपको वीडियो नहीं मिले होंगे उनके क्वेश्चन हमारे पास सारे एकत्रित हैं, वो वीडियो आपको 1 बाय 1 मिलते जाएंगे, आप उनको वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की बात करें तो HTML का पूरा नाम पूछा गया था, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, IPM 1401 क्या है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का हल निकल जाएगा। शॉर्टकट किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के इनपुट किस रूप में मिलता है, ये क्वेश्चन था। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है बाइनरी डिजिट में दिया जाता है, यानी कि 0 और 1 के रूप में दिया जाता है। यदि आपको इसका आंसर सही साथ पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8827274020 वाले नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका दोस्तों एक फीडबैक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और जो नेक्स्ट स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको दोस्तों हमारे ऊपर भरोसा बरकरार रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना हमें बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों फॉस का फुल फॉर्म पूछा गया था, F4SS। क्वेश्चन तो मैं ये पहली बार ही सुन रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको पता हो, क्योंकि कंप्यूटर का नॉलेज काफ़ी मेरा वीक भी है, अगर आपने सुना हो तो आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्टूडेंटों ने FOSE का फुल फॉर्म ही बताया था हमें। इसके अलावा दोस्तों कीबोर्ड के द्वारा कौन सा इनपुट दिया जाता है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कीबोर्ड के द्वारा कौन सा इनपुट दिया जाता था, ये भी ऑप्शन पर निर्भर करेगा। तो आपने अगर एग्जाम दिया हो इस शिफ्ट का, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो या किसी भी आंसर पे कोई डाउट लगता हो तो आप हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फीडबैक के लिए मैंने आपको अपना नंबर दिया है 8827274020 वाले नंबर पे, या फिर डायरेक्ट वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करके भी आप हमें हमारी जानकारी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे एक और फिर लास्ट में विनम्र निवेदन मैं वही करना चाहता हूँ जो बार बार नहीं करना चाहिए, कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में बना बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकें। ठीक है, और जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना लाइक करें नहीं जाए। ठीक है, अगर जिसको वीडियो पसंद नहीं आता वो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकता है, जरूर ही आपकी उसके राय को हम इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो करते ना हुए चलता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।